नमस्कार। लीगल ऑब्जर्वर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सरकार जो पूरी कोशिश कर रही है जुडिशरी पे दबाव बनाने की, खास तौर से अरविंद केजरीवाल की जमानत वाले मामले में जो कुछ भी हुआ है, जो परसेप्शन चेंज हुआ है, जो नैरेटिव चेंज हुआ है, जो सरकार की थुक्का फजीयत हुई है कि जो एजेंसियां सरकार की इन कोशिशों में लगी रहती हैं सरकार के इशारे पर, हुकूमत के इशारे पर, कि वो गिरफ्तारियां कर ले। और जो इन दिनों एक बड़ी बहस चल रही है कि बेल या जेल, जो कानून है वो कहता है कि जेल एक्सेप्शन है, लेकिन हुकूमत तो, निज़ाम तो यही चाहता है ना कि उसकी सत्ता बनी रहे, उसका दखल बना रहे और सारी ताकत उसकी मुट्ठी में हो। स्टेट को कहाँ ये पसंद है? ये जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं ना, कानून की, अधिकार की, संविधान की, हम मानते तो संविधान को बहुत है, संविधान की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन एक्चुअली हकीकत में सत्ता, हुकूमत, निज़ाम यही चाहता है कि इंसाफ और कानून की जो परिभाषा है वो उसकी मर्जी के मुताबिक चले। और यही इन दिनों चल रहा है सत्ता के गलियारों में, कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके गलियारों में या इनके न्याय कक्षों में, जो भी आप इसे नाम देना चाहें। अमित शाह, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने कल बयान दिया अरविंद केजरीवाल को लेकर। जब उनसे पूछा गया केजरीवाल की बेल को लेकर, तो उनका बयान था कि ये रूटीन और नॉर्मल मामला नहीं है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है, उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का। रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। अमित शाह जी ने आज बयान दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये जो केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली है, ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जुडिशरी का, मैं खास उनके लिए किया गया है। इसका ये मतलब हुआ, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मंशा के ऊपर आपने निशाना साधा है। वो ये बयान कभी ऐसा नहीं देते अगर वो जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुरता से कहा कि लोग कहते हैं। तो अगर लोग कहते हैं और आप नहीं मानते तो आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर लोग कहते हैं और आप मानते हो तभी आपने ऐसा बयान दिया है। तो लोग कहने के पर्दे के ऊपर पीछे मत आप छुपिए। ये ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए। उस गृह मंत्री को जिसको शायद कानून की धाराएं का ज्यादा मालूम नहीं है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपके द्वारा। पहली बात तो यह है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाए, किसी को सजा मिल जाए 3 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, तो कोर्ट से उसको सजा का स्टे मिल जाए तो अपना वो नामांकन पत्र भी डाल सकता है, नॉमिनेशन पेपर भी कर सकता है और इलेक्ट भी हो सकता है। मतलब कन्विक्टेड पर्सन ऑल्सो कैन गेट इलेक्टेड, ठीक है। और अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट हो जाए तो वो प्रचार भी कर सकता है। चार्जशीट हो जाए, अभी चार्ज फ्रेम न हो, लेकिन प्रचार भी कर सकता है और नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर सकता है। जैसे बृजभूषण जी चार्जशीटेड है ना, तो अपने बेटे का प्रचार कैसे कर रहे हैं? किस धारा पे कर रहे हैं? कौन से कानून पे कर रहे हैं? यही कानून। तो एक जिसको सजा हो वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करके
इलेक्ट भी हो सकता है, एक जो चार्जशीटेड हो वो प्रचार करके नॉमिनेशन करके पेपर फाइल करके इलेक्ट हो सकता है, और जिसके खिलाफ केवल आरोप हो वो प्रचार नहीं कर सकता। Well, I respectfully disagree with the reasoning and the rationale behind the Honorable Supreme Court's decision to grant interim bail to Arvind Kejriwal, and that is for a few reasons. One, in the eyes of the court, in the eyes of the law, it really doesn't matter whether you're a chief minister, union minister, or any other person. You're just any other person before the court. And this particular person had been served 9 summons, and he had been evading these summons. There is also material to indicate that he had allegedly destroyed certain evidence, not cooperated with the investigating agencies. So given these antecedents of this person, I don't think he was deserving of interim bail, especially for the reason that the general election was going on. Interim bail usually is granted for humanitarian reasons. It is if a family member is unwell, or if you yourself are really unwell, or if there is something pressing in the family, such as a wedding which has to be attended. It is for those reasons normally that interim bail is granted. In this case, participating in an election, if my personal view is a privilege. And in a democracy, it is a privilege that should not loosely be granted. If a person is accused of corruption, is being investigated for corruption, certainly then that person should not claim as right that I must be allowed to go and campaign or contest in an election. So this is my view. And lastly, I think it sets a fairly dangerous precedent, because now anti-national individuals, even separatists such as Amritpal we've seen, is coming forward and saying that I want to contest in the election. So for that reason, I think it sets a very dangerous precedent. Every person is now going to come forward, every under trial accused of heinous offences will say the election is on. And in a country as vibrant as India, there is constantly an election that is going on. So does it mean that this will now be accepted as one ground for granting bail? So these are some questions which I feel will now, unfortunately, will come up. अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर कि ये रूटीन और नॉर्मल मामला नहीं है, ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, और इस पर बहुत सारे लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। अब ये देश के गृह मंत्री को, जो कि नई कानून संहिता लेकर आ रहे हैं, भारतीय कानून संहिता लेकर आ रहे हैं, जुलाई से वो लागू हो जाएगी, जो देश के गृह मंत्री हैं, कानून से तो उनका काफ़ी नज़दीक का रिश्ता है, रहा भी है, उन्होंने तो खुद ये सब झेला है एक ज़माने में, तब उनकी राय शायद कुछ और थी। आज चूंकि वो कुर्सी पर हैं देश के गृह मंत्री के, तो उनकी राय बदल गई है। तो अब इसको कानून के नज़रिए से कैसे देखा जाए? एक तरफ एक सब जुडिस मामला है, उस सब जुडिस मामले में क्योंकि सुनवाई अभी चल रही है, केजरीवाल की अंतरिम राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, जस्टिस संजीव खन्ना और दत्ता जी की, दीपांकर दत्ता जी की जो बेंच है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो विरोध किया गया था कि केजरीवाल जी को वापस उनकी बेल इन्वोक कर दी जाए, उन्हें जेल भेज दिया जाए। क्यों? ये आज मामला था, और अदालत में भी इनडायरेक्टली अमित शाह जी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन रेफरेंस उनका आया बैलेंसिंग करने के लिए। अभिषेक मनु संघवी जी ने उसका जिक्र किया। वो जिक्र क्यों हुआ? जिक्र इस तरह से हुआ कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जो रेगुलर, जो उन्होंने मतलब उन्होंने जो चुनौती दी है, रेगुलर जमानत तो खैर उन्होंने मांगी ही नहीं है, उनको तो अदालत ने अंतरिम राहत दी थी। इस बिना पर दी थी क्योंकि जो केस उन्होंने दाखिल किया था, जो उनकी याचिका थी, वो ये थी कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, इल्लीगल है, मेरा रिमांड इल्लीगल है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई चल रही है, और उन्होंने देखा कि इसमें समय लगेगा, और संदर्भ था इलेक्शन का, चूंकि वो एक नेशनल पार्टी के कन्वीनर है। तो कोर्ट ने सारा चीज़ देखी, समझी, परखी, जांचने की कोशिश की, जो भी सबूत थे, जो दलीलें थी। तो अब चूंकि कोर्ट ने वो कहा जो हुकूमत को तो मंजूर नहीं है, हुकूमत तो चाहती नहीं है, उसके तो डिज़ाइन के हिसाब से वो सारा डिज़ाइन ही फेल हो गया। हुकूमत का जो डिज़ाइन था वो तो फेल हो गया, और नैरेटिव भी पूरा चेंज हो गया इलेक्शन में। चले कुछ और करने थे, हो कुछ और रहा है, और आशंकाएं हैं कि कहीं ये सारा मामला उल्टा ना पड़ जाए, जिसके आसार बनते जा रहे हैं। कानून को तो अपना काम करना है, ठीक है। तो इसी में आके ये बहस जुड़ती है कि कानून या कानून की व्याख्या करने वाले जो लोग हैं, वो क्या उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है?
क्या उन पर दबाव बनाया जा सकता है? थोड़े दिन पुरानी ही बात है, ज़्यादा लंबी तो नहीं है, कुछ ही हफ्तों पुरानी बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आशंका जता चुके थे। उन्होंने भी इस पर बड़ी चिंता व्यक्त की थी। 600 वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने बताया जुडिशरी पर दबाव है, लोग बाहर जाके बयान देते हैं और कोशिश करते हैं जुडिशरी पर दबाव बनाने की। तो अब बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही, हम तो मामूली से आदमी हैं, लेकिन ये हक तो हमें दिया है ना संविधान ने कि हम सवाल पूछ सकते हैं। जवाब वो ना देना चाहें ये उनकी मर्जी है, हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल मामूली सा है कि क्या अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उनका कमेंट करना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जो उसने दिया, ये अदालत पर दबाव बनाना नहीं है? बताइए, आप सोचकर बताइए। जनता जनार्दन आप हैं, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपकी राय क्या है? अपनी राय से अवगत कराइए। क्या ये मतलब सेम यार्ड स्टिक होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? पैरामीटर सबके लिए एक ही होने चाहिए ना? देश कानून तो यही कहता है कि सबके लिए बराबर है। तो यदि आईएमए के प्रेसिडेंट जो अशोकन साहब हैं, उन्होंने एक टिप्पणी कर दी प्रेस में, आज आप देख रहे हैं ना चारों तरफ सोशल मीडिया का क्या दौर है, किस तरह का वक्त है, हर आदमी पब्लिक स्क्रूटनी में है। किसी भी तरह की अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो स्टेक होल्डर्स आपसे पूछते हैं, कमेंट आते हैं, लाइक डिसलाइक चारों तरफ से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, मतलब आप 24 घंटे 7 दिन 24/7 आप पब्लिक की स्क्रूटनी में। कोर्ट में भी जब से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई है तो आप जानते ही हैं। तो जब आईएमए के प्रेसिडेंट को ये कहा जा सकता है कि आपने अदालत के सुनवाई चल रहे मामले में, आप एक पक्ष हैं, आपने कैसे बयान दिया, आपने कैसे कोई कमेंट किया, तो फिर क्या अमित शाह पर ये लागू नहीं होगा? बताइए। अमित शाह को तो ये सोचना चाहिए था ना, तो देश के गृह मंत्री हैं, कैसे उन्होंने ये कमेंट किया? नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये क्या है, ये पूरा डिजाइन है जुडिशरी पर दबाव बनाने का। उसी तरह का दबाव जिस तरह की शिकायत उस पत्र के जरिए की गई। तो ये सब सियासत है, अपनी अपनी डपलीस, अपना अपना राह। और जस्टिस खन्ना ने बोला, जब ये बात उठी आज अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में 2 आज मामले थे। एक मामला जो अरविंद केजरीवाल वाला है, जिसकी आशंका सरकार को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, जो एजेंसियां हैं जिनके जरिए हुकूमत और निज़ाम अपने, उसके जो पंजे हैं ना, ताकत जहां से है, वो ताकत का एहसास कहाँ से होता है? ऐसे ही तो होता है ना कि आपको उठा के गिरफ्तार कर लिया, अब बताइए, आप लगा दिया आपके ऊपर पीएमएलए, तो आदमी कहाँ जाता है? उसका क्या उम्मीद होती है कि भाई न्याय है, इंसाफ है, कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में बहुत लंबी प्रक्रिया है, निचली अदालत, स्पेशल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ अब चिंता है कि जो उनका मामला पेंडिंग है, जो जिसके लिए उन्होंने कहा था पिछले हफ्ते कि वो छुट्टियों से पहले कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले की भी सुनवाई हो जाए, तो वो चिंता का सबब है, भयंकर टेंशन है। एक नैरेटिव तो अभी जैसे तैसे हुआ नहीं है और ऊपर से दूसरा हो गया। थोड़ी सी राहत हुकूमत को मिल गई है स्वाति मालीवाल के मामले में, बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया। केजरीवाल जी के लिए थोड़े से अच्छे दिन शुरू होने की संभावना थी। अब हमारी तो कोई केजरीवाल जी से हो या किसी दूसरे उससे हो, उससे कोई अपना तो लगाव नहीं है। हम तो मीडिया के दृष्टिकोण से सिर्फ बात कर रहे हैं जो इस देश के नागरिक का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। स्वाति मालीवाल वाला जो मामला है, जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसे लेके पूरी बीजेपी, पूरी सरकारी एजेंसियां लग गई हैं। इसका डायरेक्ट इस मामले से रिलेशन नहीं है, लेकिन बताना आवश्यक है। वो पूरे नैरेटिव का पार्ट है जो पूरा चल रहा है ना, तीनों लोकतंत्र की संस्थाओं के बीच, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, वो दोनों, लेजिस्लेचर कह रहा है कि मैं हूं सबसे ऊपर, बस मेरी चलेगी, मैं ही निर्धारित करूंगा। तो उसके तहत आप देखिए सडनली ये सवाल किसी और आदमी की, आम आदमी की, जिसकी पहुंच ना हो, उसकी कॉल होती तो क्या दिल्ली पुलिस इतनी तत्परता से उसको ट्रीट करती? पूरी दिल्ली पुलिस ऐसे सक्रिय हो गई जैसे मानो उन्हें महिला सुरक्षा की कितनी चिंता है। 3 आईपीएस गए मैडम का बयान लेने के लिए, सांसद महोदया का। अपना इसमें कोई व्यू पॉइंट नहीं है, अपना बड़ा क्लियर है, कानून तो सबके लिए बराबर है। स्वाति मालीवाल 3 बार अध्यक्ष रही है महिला आयोग की, दिल्ली के सांसद हैं, जुझारू, दबंग, पढ़ी लिखी, आक्रामक महिला हैं। उनको किसी तीसरे की या दूसरे की इसमें जरूरत नहीं है। उन्हें कानून भी अच्छे से पता है, उन्हें सारे रास्ते पता है,
वो असहाय अबला नारी नहीं है, ये उनका विवेक है। अब ये मामला ठीक है, राजनीतिक तौर पे इसका सब लाभ उठाने की कोशिश में लगे हैं। हम तो सिर्फ कानून के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, और कानून का दृष्टिकोण ये है कि क्या किसी महिला का, पीड़िता का, अगर उसने 100 नंबर पे या 112 नंबर पे कॉल दर्ज कराई हो, तो क्या उसका रिकॉर्ड सरेआम करना उचित है? कानूनन इसकी इजाज़त है बिना उसकी मर्जी के? इस पर जो कानून के जानकार हैं उनसे मेरा सवाल है, बताएं वो अपनी टिप्पणी इस पर दें। तो ये कैसे पुलिस को अधिकार मिला कि वो उसको पूरे प्रेस में, पूरे उसमें बयान देते घूम रहे हैं, सारे लोग लग गए हैं, मांग कर रहे हैं? ये मामला बताना इसलिए जरूरी था, उसका संदर्भ यहाँ लेकर आना, क्योंकि जो चल रहा है ना एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस की बात की ना कल अदालत ने, जो कही कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले में ईडी को स्पष्ट कर दिया और पुलिस को बोल दिया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, इस तरीके से आप बिल्कुल नहीं कर सकते। यही कल के जजमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की, उसका सारांश तो यही है। और आज भी जब ये मामला अरविंद केजरीवाल का आया, जिसकी सुनवाई अभी जारी है, कल फिर होगी, तो उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उनका काम है एजेंसी का पक्ष रखना, उनका काम है सरकार की दलील रखना, चिंता वाजिब है उनकी, भाई उसी की तो नौकरी है उनकी। तो पूरी कोशिश उन्होंने की साबित करने की, स्थापित करने की, तथ्य जो रखे उन्होंने, 100 करोड़ से 45 करोड़ पे आ गई बात। और गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि जी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, मतलब जमानत उनकी इन्वोक कर दीजिए इंतरिम, क्योंकि वो बयान दे रहे हैं। क्या बयान दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को एन ब्लॉक वोट दीजिए, वोटरों से कह रहे हैं अगर नहीं वोट देंगे तो मुझे तो 2 तारीख को सरेंडर करना है, अगर वोट मिले और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मैं 5 को वापस आ जाऊंगा, छूट जाऊंगा, और नहीं तो पता नहीं कब मुलाकात होगी। तो आप, मतलब दलील उनकी ये थी एसजी की कि देखिए अरविंद केजरीवाल अपनी इंतरिम बेल की जो शर्तें हैं उनका खुलेआम वायलेशन कर रहे हैं, और ये कोर्ट के मुंह पे, सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे तमाचा। ये शब्द हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनके कोर्ट को उन्होंने थोड़ा प्रोवोक करने की कोशिश की, उकसाने की कि भाई इस बहाने कैंसिल हो जाए। जस्टिस खन्ना ने सीधे सीधे शब्दों में, और दत्ता जी ने, उनकी बेंच ने स्पष्ट कर दिया, देखिए भाई हमने जमानत की शर्तें बता दी हैं, लिखित में ऑर्डर है, उसमें क्लियर है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, उनका क्या सोचना है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ना हम उस पर कोई टिप्पणी कर सकते, उनका एजम्पशन हो सकता है। जो जमानत की कंडीशन है वो स्पष्ट है, उन पर बयान देने पर रोक नहीं है, भाषण देने पर रोक नहीं है, वो सिर्फ अपने केस के बारे में बात नहीं करेंगे। तो इस बयान को अदालत ने, सुप्रीम अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या वायलेशन या ब्रीच ऑफ बेल कंडीशन नहीं माना। अब कानून तो जानते ये भी है ना अपने एसजी साहब और राजू साहब भी, लेकिन भूमिकाओं का फर्क है। उनको हुक्म बजाना है, उनको आदेश का पालन करना है, तो इसलिए उनकी ड्यूटी बनती है कि उनको तो घेर के लाना है। यदि पलट जाता मामला तो देखिए कितना अच्छा। तो यही सारी कोशिश हो रही है, और उसी के संदर्भ में स्वाति मालीवाल वाला मामला भी बताना जरूरी था, और कैसे एजेंसियां उसमें इस्तेमाल हो रही हैं। मतलब उसमें वो सारी कोशिशें हो रही हैं कि पुलिस कैसे अपना मामला दर्ज कर दे, मजिस्ट्रेट को भेज दे, 3 IPS घर चले गए। यही कॉल किसी जेन्युइन मामले में आई होती, ऐसे किसी व्यक्ति की, ऐसी किसी महिला की जिसके साथ वास्तव में, जिसे जरूरत है कानून की मदद की या इंटरवेंशन की, तो क्या इतनी ही तत्परता से इसी तरीके से सारा मामला उठाया जाता? आप सोचकर जवाब दीजिए, जानते तो आप ही, इसका मतलब क्या। वापिस आते हैं इस मामले पर। जो तो कोर्ट में तो भाई सब चली नहीं। कोर्ट ने उनका जो प्रयास था कोर्ट पर दबाव बनाने का, और नेताजी के बयान का भी हवाला लिया गया, उसमें आया जिक्र, तो कोर्ट ने तो एक तरह से झाड़ू लगा दी उस पर। अब झाड़ू आपका चुनाव चिन्ह है भाई, उन्हें इस पर कोई हमारे एसजी साहब को या हुकूमत का आपत्ति हो तो इसमें तो मदद नहीं कर सकते, मुहावरा है ये डिस्क्लेमर है, तो मुहावरा है हिंदी का। तो कोर्ट ने नहीं सुना, और जो तमाचा एसजी साहब लगाना चाह रहे थे, एहसास कराना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, वो भी नहीं हो पाया। तो ये तो बात चली नहीं, और उल्टा सर्टिफिकेट और मिल गया अरविंद केजरीवाल को एक तरह का, अगर परसेप्शन और मीडिया के उसमें देखा जाए, उस संदर्भ में बात करें कि कोर्ट ने जो कमेंट दिए वो अरविंद केजरीवाल के हक में ज़्यादा गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, पुलिस, या फिर उनकी जो सरमौर है, उनकी जो सिरमौर है स्टेट यानी सरकार,
यानी राज्य। अब राज्य को आपको यहाँ सरकार के संदर्भ में ही देखना पड़ेगा, तो क्योंकि राज्य तो अमूर्त है, फिलहाल तो वहाँ मोदी सरकार है और उनके मंसूबे हैं कि पूरे पब्लिक ओपिनियन को सरकार जो काम कर रही है, सरकार की एजेंसियां जो काम कर रही हैं, जो प्रधानमंत्री लगभग हर इंटरव्यू में बता रहे हैं कि ईडी कितना अच्छा काम कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उस पर सवाल उठाने बेमानी है। वो जो कैश बरामद होता है उसका जिक्र करते हैं, परसेंटेज बता रहे हैं 3% वगैरह। लेकिन कानून में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भैया देखो, पंकज बंसल मामले में स्पष्ट है, मदन लाल चौधरी, विजय मदन लाल चौधरी मामले में बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। आज पंजाब हाई कोर्ट से जो मामला आया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, वहाँ रेवेन्यू के कुछ ऑफिशियल्स फंसे हुए थे, उनकी गिरफ्तारी का मामला था, तो जस्टिस अभय अशोका और उज्जवल भैया की कोर्ट ने क्लियर एकदम कर दिया स्पष्ट कि भाई साहब, विशेष अदालत के समक्ष मामला अगर चला गया है, उसने कॉग्निजेंस ले लिया है, मामला अंडर समन है, समन जारी हो चुका है या हो रहा है या उसकी प्रक्रिया है, आप आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यदि सम्मन के जवाब में आरोपी कोर्ट में पेश हो रहा है तो आपको कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप स्पेशल कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाइए, ईडी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उन्हें क्यों अभियुक्त की कस्टडी या गिरफ्तारी चाहिए, कस्टडी क्यों चाहिए। और स्पेशल कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि वो देखेगा, एग्जामिन करेगा और फिर ब्रीफ में कारण देगा कि इन कारणों से कस्टडी की अनुमति दी जा रही है, तो होगा, अदरवाइज आप गिरफ्तार नहीं कर सकते भाई साहब। ये बड़ा स्पष्ट है। सेक्शन 45 जो पीएमएलए का है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उसमें भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। तो मोटे तौर पे जो आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय सिंह ओका और उज्जवल भैया की बेंच ने जो बात कही है पंजाब वाले मामले में, पंजाब हाई कोर्ट से जो मामला आया था जिसमें रेवेन्यू के ऑफिसर्स की उन्होंने याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले प्री अरेस्ट बेल मांगी थी यही पीएमएलए मामले में, जिसको खारिज कर दिया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। उसके खिलाफ मामला आया था 30 अप्रैल को, इस पर बेंच ने मामला सुरक्षित रखा था। तब भी इसी तरह के सवाल जवाब हुए थे, पूछा गया था, बेंच ने पूछा था कि भाई आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, क्या उसको हक नहीं है जो आरोपी है वो बेल के लिए आवेदन करने का, उसको अधिकार, क्योंकि उस मामले में 45 में जो संशोधन के बाद किया गया है तो बेल मिल ही नहीं सकती, इतनी कड़ी शर्तें कर दी गई हैं, लगभग असंभव है। इस बात को भी बेंच ने आज कहा। तो मोटे तौर पे आज ये जो दो अलग अलग बेंच के फैसले अलग अलग हैं, एक जस्टिस अभय सिंह ओका वाला और उज्जवल भैया वाला जो बेंच का फैसला है वो एक अलग फैसला है, और दूसरा जिसमें भी सुनवाई चल रही है, जिसमें भी कोई फैसला नहीं है, उसमें सिर्फ कमेंट है, वो अरविंद केजरीवाल वाला मामला है। लेकिन अगर होलिस्टिकली इसको पूरा देखें तो ये जो पूरी बात घूम रही है वो ये घूम रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जो असीमित अधिकार थे और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तौर नाम पर या उसके अंतर्गत जब आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसमें अभियुक्त के ऊपर, आरोपी के ऊपर ही आ जाता है कि वो अपने को निर्दोष साबित करे। तो पूरी बहस इसके इर्द गिर्द घूम रही है कि उसकी जो लिबर्टी है, उसके जो अधिकार है, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यदि अपनी भूमिका का सही से ईमानदारी से निर्वहन ना करे तो आरोपी के पास किस तरह के प्रोविजंस हैं। एक तरफा है जिस पर ये सारी टिप्पणियां हुई थी कि आंख बांध के आदमी कर रहा है, उसे तो पता ही कुछ नहीं है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसको ना तो ये बताया जाता कि उसके गिरफ्तारी किस वजह से हुई है, किन कारणों से हुई है, उसको उसकी कापी भी नहीं दी जाती। और आपने इस मामले में तो सुना ही है पूरा कि अरविंद केजरीवाल वाले मामले में अभी वो सुनवाई चल रही है। तो ब्रॉडली अभी ये नतीजा निकाला जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की इन दो बेंच ने जो इंटरवेंशन की हैं, जो बातें पूछी हैं, जो फैसला दिया है, उससे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जो असीमित अधिकार थे, जो उसके दांत और नाखून थे, जिनके जरिए किसी के भी साथ कुछ भी गलत किया जा सकता था, अगर आईओ करप्ट हो जाए या उसके ऊपर किसी तरह का दबाव हो या एजेंसी पर कोई आका कुछ कहे, तो इन कानूनों की आड़ में लगभग असंभव था ये तय कर पाना कि कौन सही है कौन नहीं, और जमानत तो मिलनी ही लगभग असंभव थी।
तो और गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दिया जा सकता था, जो मोटे तौर पे बात थी। और जहां दुरुपयोग हो रहा था, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं और वही इस समय बहस का कारण बने हुए हैं। तो मोटे तौर पे ये माना जा सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्टेट वर्सेस सिटीजन जो पूरा मामला है, उसमें जो अधिकार सिटीजन को होने चाहिए उनकी तरफ एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाया है। अब ये मामला इन ऑफिंग है, अब ये मामला मुकम्मिल नहीं हुआ है, तो उस तरफ है, मुकम्मिल होने की तरफ है। क्योंकि पिछली बार जब जस्टिस रोहिंटन ने 2017 में 245 के साथ, जो सेक्शन 45 के साथ जो जुड़े हुए 2 प्रावधान थे, उनको रद्द किया था। उन्होंने माना था कि ये लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को, लिबर्टी का जो पूरा सिद्धांत है, उसको वो बाधित करते हैं, वायलेट करते हैं। लेकिन सरकार ने बाद में संशोधन करके उन्हें बरकरार रखा था। तो बात घूमकर उधर ही आ रही है। तो लीगल ऑब्जर्वर बना रहेगा। फिलहाल तो ये मामला सियासत की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में है। इसका जो रिलेवेंस है, इसकी जो प्रासंगिकता है, वो बहुत ब्रॉडर सेंस में है। जिस तरह की सिविल सोसाइटी की अगर हम कल्पना करते हैं, आम आदमी को बहुत तकनीकी जो मुद्दे हैं वो समझ नहीं आते हैं, तो वकील लोग जो है, वकील कम्युनिटी जो है, वही उसको समझ पाती है। लेकिन जब हम शिकार होते हैं, जो एक बहस चल रही है ना केजरीवाल के मामले में कि केजरीवाल जी स्पेशल, वो अपने को विशेषाधिकार जाते हैं, ये तो नैरेटिव बनाया जा रहा है पॉलिटिकली, उसकी रिलेवेंस पॉलिटिकल है। तो आप बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस मामले की बारीक बातें आसान तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश करें। हमारी वीडियोज़ यदि आपको पसंद आ रही हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें शेयर करें। आपके कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा हौसला है। नमस्कार।